दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें तो स्टॉक में आज हल्की सी गिरावट देखने को मिली है। लेकिन एक तरह से देख सकते हो स्टॉक यहां से फिर से बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। बड़ी गिरावट की संभावना नहीं दिख रही है। इसके बीच में अगर आप देखें तो जेएम फाइनेंशियल की तरफ से सुजलॉन एनर्जी के क्वार्टर 2 के रिजल्ट को लेकर प्रीव्यू जारी किया गया है। कैसा रिजल्ट रह सकता है उसको समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। क्या है पूरी अपडेट उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। और क्या सुजलॉन एनर्जी आने वाले समय में एक बड़ा मल्टीबैगर साबित हो सकता है जैसा पिछले 2 सालों में इसने किया है। यहाँ पे देख सकते हो कि आने वाले समय में कंपनी जिस तरह से तेजी से अपने ऑर्डर बुक को लेकर आगे बढ़ रही है, ये कंपनी के लिए इस समय जो ऑर्डर है वो 2027-28 तक के लिए इनफ है। ऐसे में क्या यह स्टॉक कमाल कर सकता है क्योंकि कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री हो चुकी है। आने वाले समय में अब अपनी तेजी से कारोबार को भी बढ़ा पाएगी और अपनी सबसे बड़ी बात है कि अपनी जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है प्रमोटर अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएंगे। और डिविडेंड को लेकर क्या अपडेट है, क्या उसको भी समझेंगे, क्या डिविडेंड मिलने वाला है शेयर होल्डर को। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आज के कारोबार की बात कर ले तो स्टॉक की शुरुआत तो आज पॉजिटिव हुई 74.65 पर। फ्राइडे की क्लोजिंग 74.39 के आसपास थी। इंट्राडे में 75 का हाई भी बन गया, लेकिन तेजी रह नहीं पाई। ऊपर के लेवल से बिकवाली शुरू हुई। कुछ बड़े फंड हाउस जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की थी उन्होंने अपना प्रॉफिट बुकिंग शुरू किया, जिसकी वजह से 73.75 का इंट्राडे का लो बना। लेकिन अच्छी बात है कि क्लोजिंग 73 से ऊपर रही 74.18 के आसपास, जहाँ पे 0.28% की हमें गिरावट देखने को मिली। तो गिरावट भले हो लेकिन स्टॉक इस समय 70 के ऊपर बहुत समय से बना हुआ है। अब क्लियरली देख सकते हो कि 7 अक्टूबर को इसने 70 का स्तर देखा था और वहाँ से एक अच्छा खासा बाउंस बैक फिर हमें देखने को मिला और 8 अक्टूबर को स्टॉक 73 के आसपास क्लोजिंग देने में कामयाब रहा। 9 अक्टूबर को ये 76 तक चला गया और यहाँ तक कि 10 अक्टूबर को इंट्राडे में वापस ये 78 तक जाता हुआ दिखाई दिया। उसके बाद 3 ट्रेडिंग सेशन से लगातार गिरावट हुई। 10 अक्टूबर को उस दिन वापस 75 के आसपास है और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से 74 के आसपास क्लोजिंग देखने को मिल रही है। पर एक बात तो क्लियरली समझ में आ रही है कि इसकी एक ट्रेडिंग रेंज बनी हुई है 70 और 85 की। फिलहाल 85 से ऊपर स्टॉक जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है और 70 के नीचे नहीं जा रहा है। तो एक तरह से ये खरीदारी का अच्छा मौका है। 70 के आसपास स्टॉक है, यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। आने वाले समय ये बेहतर कर सकता है। अब जो बड़ी गुड न्यूज निकल के आ रही है, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी यानी CA की तरफ से लेटेस्ट डाटा जारी किया गया है और इसमें ये बात निकल के आ रही है कि रिन्यूएबल एनर्जी ने एक नया इतिहास रच दिया है। यहाँ पे 200 गीगावाट की एनर्जी के अंदर हिस्सेदारी इस बार रिन्यूएबल एनर्जी की रही है। तो ये एक बड़ा नया इतिहास रचा है। बिल्कुल सितंबर महीने में जो भी ऊर्जा की खपत हुई है उसमें 200 गीगावाट का योगदान रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से था। तो सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी मिला के 200 गीगावाट तक पहुंचा है और ये देखो कि आरई ने ये पहली बार करके दिखाया है। आने वाले समय जो सरकार ने जो सपना सोचा था उसके आसपास पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है इस समय सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी का पावर प्रोडक्शन। तो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से ये लेटेस्ट अपडेट जारी की गई जिसमें कहा गया कि इस बार जो देख सकते हो कि स्मॉल हाइड्रो और लार्ज हाइड्रो प्रोजेक्ट, बायोमास और साथ में सोलर और विंड सब ने मिल के 200 गीगावाट की कैपेसिटी के जो पावर जनरेशन में इसका इस्तेमाल हुआ है। तो टोटल RE जो प्रोडक्शन है वो 2,01,457.91 मेगावाट तक पहुंचा, जिसमें 90,762 मेगावाट का योगदान सोलर के माध्यम से है और 47,363 मेगावाट विंड एनर्जी के माध्यम से बिजली का उत्पादन हुआ है। तो टोटल कंट्री की जो इलेक्ट्रिसिटी कैपेसिटी जो इस बार कंज्यूम हुई है उसमें 46.3% का योगदान देख लो कि नॉन फॉजिल फ्यूल्स के माध्यम से यानी रिन्यूएबल सोर्सेज के माध्यम से हुआ है। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि 50% के आसपास का योगदान इस बार RE का था और सपना सरकार ने सोचा हुआ है कि आने वाले 2030 तक जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन उसमें कम से कम 50% योगदान RE के माध्यम से, और ये बिल्कुल होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब जो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हुआ है जो उसमें सबसे ज़्यादा जो जिसने इस्तेमाल किया बिजली उसमें टॉप पे राजस्थान है जिसमें 31.5 गीगावाट का बिजली का इस्तेमाल RE के माध्यम से हुआ है। गुजरात नंबर 2 पे है जहाँ पे 28.3 गीगावाट टोटल RE कैपेसिटी यूज हुई है और तमिलनाडु नंबर 3 पर है जहाँ पे 23.7 गीगावाट का इस्तेमाल हुआ है और कर्नाटका नंबर 4 पे 22.3 गीगावाट के साथ में। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि राजस्थान ने इस बार मैदान मार लिया है।
तो 2014 के मुकाबले देखें तो पावर जनरेशन कैपेसिटी में 86% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो 193.5 बिलियन यूनिट तक पहुंच गया है। 2014 में था जो 360 बिलियन यूनिट तक इस समय पहुंचा हुआ आपको दिखाई देगा। यह एक बड़ा माइलस्टोन अचीवमेंट है। अब जो बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, जेएम फाइनेंशियल की तरफ से कुछ कंपनियों के रिजल्ट को लेकर उसके प्रीव्यू जारी किए गए, जिसमें भेल, टाटा पावर लिमिटेड, एनटीपीसी और सुजलॉन एनर्जी। तो सुजलॉन एनर्जी की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे देख दो कि जेएम फाइनेंशियल ने जो अंदाज़ा लगाया कि इस बार जो कंपनी का रिवेन्यू उसमें एटलीस्ट 18% की बेसिस पे वृद्धि देखने को मिल सकती है। यहाँ पे प्रॉफिट की बात करें तो प्रॉफिट डबल हो सकता है पिछले साल के मुकाबले, यानी 100 करोड़ का प्रॉफिट पिछली बार था, इस बार 200 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। अब ये आंकड़े कैसे रहेंगे अगर इसी हिसाब से अगर आता है जो नतीजा, तो जो जेएम फाइनेंशियल ने अंदाज़ा लगाया, तो पिछली बार सितंबर 2023 में देख सकते हो कि रिवेन्यू 1429 करोड़ के आसपास था, उसमें 18% के आसपास की वृद्धि देखें तो इसका मतलब जो इस बार रिवेन्यू वो 1686 करोड़ के आसपास रह सकता है, यानी 1700 करोड़ के आसपास रिवेन्यू रह सकता है। अगर ऐसा रहता है तो ईयर ऑन बेसिस पे तो आपको वृद्धि देखने को मिलेगी, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आपको रिवेन्यू गिरता हुआ दिखाई देगा, जो मई और जून के मुकाबले कम होगा। अब प्रॉफिट की बात करें तो सितंबर 2023 में पिछली बार 102 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार जेएम फाइनेंशियल का जो अंदाजा है कि 206 करोड़ का प्रॉफिट हो सकता है। तो ईयर ऑन बेसिस पे तो प्रॉफिट आपको बिल्कुल डबल होता हुआ दिखाई देगा, लेकिन फिर से वही बात है कि मार्च और जून के मुकाबले प्रॉफिट गिरता हुआ दिखाई देगा, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट गिर सकता है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 302 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और मार्च में 254 करोड़ का प्रॉफिट हुआ। तो क्या आंकड़े ऐसे ही रहेंगे, ये देखना होगा। लेकिन अगर ऐसा भी रहेगा तो उससे कोई चिंता की बात तो नहीं है, ये बात तो क्लियर है कि ईयर ऑन बेसिस पे ही हमेशा रिजल्ट को हम पैमाना मापा जाता है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नहीं देखा जाता है। और इसीलिए शेयर की इसी रिजल्ट के नतीजे भी अगर आते हैं तो इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं बनेगी, लेकिन आशा है कि इससे शानदार रिजल्ट जरूर होगा। अब नेटवर्क तो देख ही सकते हो कि काफ़ी समय के बाद पॉजिटिव हुआ है, जो देखो कि 2020 में 11,042 करोड़ नेगेटिव था, भारी भरकम। 2024 में पहली बार 3,920 करोड़ पॉजिटिव हुआ है। तो क्लियरली देख सकते हो कि सुजलॉन एक लंबी रेस का घोड़ा बन चुका है और आने वाले समय बेहतर कर सकता है। सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड के प्रबंधन की तरफ से जो बयान निकल रहा है कि कंपनी जल्द ही निवेशकों को डिविडेंड देने पर फैसला ले सकती है। तो लंबे समय के बाद देखें तो तेजी का दौर लौटा है और शेयर की प्राइस बढ़ने लगी है, साथ में कंपनी पूरी तरह से कर्ज मुक्त हुई है और काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी लेके आ रही है। तो अब आशा करें लोग कि डिविडेंड मिले, तो इस बार हो सकता है कि कुछ ऐसा ऐलान हो। अभी तक तो कंपनी की तरफ से कहा गया कि 2025 तक कंपनी डिविडेंड के बारे में सोच सकती है, पर जिससे ये जो तेज़ी से सब घटनाक्रम बन रहा है, जिससे लग रहा है कि डिविडेंड की संभावना बन सकती है। मार्केट एक्सपर्ट ने 72 रुपये के आसपास एक सपोर्ट लेवल मजबूत दिख रहा है और इसीलिए यहाँ पे इस लेवल पे खरीदारी की संभावना दी है। अब जो मार्केट एक्सपर्ट उनका कहना है कि अगर 86 रुपीज़ का जो स्तर है ये पार कर लेता है, उस पर बने रहता है, तो फिर ये मीडियम टर्म में 96 से 104 तक जा सकता है। तो बिल्कुल 71 के नीचे जाता है तो गिरावट आ सकती है और तेज़ी की तरफ बढ़ता है, 86 को पार कर लेता है, फिर 100 के पार जाने की संभावना बन जाएगी यहाँ पे। तो ये देख सकते हो कि इसका पिवट लेवल भी बिल्कुल यही इशारा कर रहा है। अगर आप गिरावट की तरफ जाता है तो सपोर्ट देख सकते हो, पहला सपोर्ट 73 का है। आप देख सकते हो कि यह सपोर्ट अगर टूटता है तो फिर स्टॉक सीधा 65 तक जा सकता है। ये काफ़ी समय बाद एक नई लो बनती हुई दिखाई देगी, फिर गिरावट बढ़ सकती है और फिर तीसरा सपोर्ट सीधा 59 के आसपास है। अब इतनी बड़ी गिरावट की संभावना नहीं, अगर बाजार में गिरावट का माहौल बनेगा या फिर रिजल्ट काफ़ी खराब आए तो अब ऐसा हो सकता है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 86 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, जिसके पहले ये स्टॉक टच कर चुका है। 86 को पार करते ही सेकंड रेजिस्टेंस 93 का है और 93 को पार कर ले तीसरा रेजिस्टेंस सीधा 100 रुपीज़ के आसपास निकल के आ रहा है, यानी स्टॉक तेजी की तरफ बढ़ेगा और 100 को पार कर ले तो फिर एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। तो ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के साथ आपको बने रहना चाहिए। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले